Hi guys, welcome to Study Zone with Parul. I hope you are doing well. Today we will talk about gravitation. तो now we will start a gravitation. What is gravity? इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर ग्रेविटेशन में, जो कि क्या है, क्लास 9th बेस्ड है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1। हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में पढ़ेंगे कुछ और कुछ पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम ग्रेविटेशन की, ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है और न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो हम स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन क्या होता है, देखो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले तो ग्रेविटेशन क्या होता है कि जब दो फोर्स हैं, कि जब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब हमारे पास कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, हमने 2 ऑब्जेक्ट ले लिए, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो भी फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशन होगा। ठीक है, वो क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स होगा। ठीक है, ये क्या कह सकते हैं हम उसे, ग्रेविटेशनल फोर्स कह दो, ये क्या कह दो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कह दो। कि हमारे जितना भी हमारे अर्थ पे है या यूनिवर्स में जितने भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है, तो वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ताकि वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। किसके कारण करते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ओके। देखो क्या बताया था, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ क्या था, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स। कि कोई भी जो भी है यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल है, एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एनी एवरी अदर पार्टिकल्स, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है हर पार्टिकल्स को विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ, जो कि क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मासेस के। मान ले 2 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक का क्या है, मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, उनके इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के। ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और जो उनके बीच की डिस्टेंस उनके क्या होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि कोई भी जो 2 ऑब्जेक्ट हैं, क्या होता है, ग्रेविटेशन, कोई भी जो 2 ऑब्जेक्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके बीच एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो दोनों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसमें रिपल्सन नहीं होता, क्या होता है, केवल अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो अट्रैक्ट करते हैं, तो वो फोर्स कौन सा होता है, जो जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करते हैं, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, या क्या कहते हैं उसे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है, एक 2 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक का मास क्या मान लिया हमने, कैपिटल M मान लिया, और दूसरे का मास क्या मान लिया, स्मॉल m मान लिया। और इनके जो बीच की डिस्टेंस है, सेंटर से लेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो लेंगे सेंटर से लेंगे, तो वो कितनी है हमारे पास, d है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या होता है, फोर्स जो होता है वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाई m, ये प्रोडक्ट है उनका, और जो हो जाएगा फोर्स किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा पड़ लगेगा, अगर डिस्टेंस कम हो जाएगी तो फोर्स कम लगेगा। ठीक है, तो F क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू m अपॉन d स्क्वायर हो जाएगा, जो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्वर्सली जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है, प्रोपोर्शनलिटी क्या आता है, हमेशा कांस्टेंट आता है। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, प्रोपोर्शनलिटी की जगह क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। तो क्या बनेगा, जी m अपॉन डी स्क्वायर, डी क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है। ठीक है, जी इज़ अ कांस्टेंट, और कैसा कांस्टेंट, इसे क्या कहते हैं हम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी जो वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो क्या होता है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है, अगर हम क्या निकालें यहाँ से, जी की यूनिट निकालें तो क्या बनेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखो कैसे बनेगी, ये क्या चला जाएगा, एफ डी स्क्वायर
और नीचे क्या आ जाएगा एम एम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या जी की वैल्यू निकालना, तो क्या होती है फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। डिस्टेंस हम किस में ले लेंगे, हम डिस्टेंस हमने मान लिया किस में ले लिया, मीटर के स्क्वायर में, और ये क्या हो जाएंगे 2 एम में, तो इनका क्या हो जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी जी की यूनिट आ गई है हमारी, और जो इसकी जो वैल्यू रहती है हमेशा क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। इसीलिए क्या कहते हैं हम जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट कहते हैं। दिस इज अ फॉर्मूला, इट विल बी यूज्ड इन अ न्यूमेरिकल्स। तो ये क्या बना है हमारे पास, ये फॉर्मूला बन गया है। देखो सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन नेचर, देखो क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं न्यूटन के लॉ के उसमें नेचर में। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम की एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, न्यूटन्स लॉ काम करता है। फॉर होल्डिंग द एटमोसफेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, किसके लिए, होल्डिंग द एटमोसफेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। एटमॉस्फेयर को क्या कर रखा है उसने, होल्ड कर रखा है, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह। फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स, जो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है वाटर रिवर्स में, किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। फॉर रेनफॉल एंड द स्नोफॉल, किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। क्योंकि क्या होता है कि कैसे क्या कोई भी मतलब कि जैसे कुछ भी चीज़ हमारे पास गिरती है वो किसकी वजह से गिरती है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से तो गिरती है ना वो धरती पे। तो स्नोफॉल और रेनफॉल कहाँ होती है, वो धरती पे तो होती है, मतलब ऊपर से ही तो होती है। तो किसकी वजह से क्या करती है, उसे क्या लगता है वहाँ पर फोर्स लगता है, मतलब क्या करता है, कौन सा फोर्स लगता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। रेनफॉल और स्नोफॉल के लिए होता है, ठीक है। जो कि मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर जो मून क्या कर रहा है, चक्कर लगाता रहता है। मान लिया अर्थ है और ये क्या मैप मून है, ये चक्कर जो लगाता रहता है किसकी वजह से लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। ये चक्कर लगाता रहता है। जैसे कि क्या है, जैसे कि सन के चारों कितने प्लानेट है, वो क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। रेनफॉल स्नोफॉल किसकी वजह से होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। जो रिवर के अंदर क्या है वाटर फ्लो करता है वो भी किसकी वजह से करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से करता है, ठीक है। तो ये क्या है इसका नेचर के लिए, मतलब कि सिग्निफिकेंस है किसका, न्यूटन्स के लॉ का, किसमें, नेचर में। अगर कोई भी क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा डलता है, तो किसकी वजह से डलता है, किसकी वजह से डलता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम ऊपर से, देखो केपलर्स के लॉ, ठीक है। देखो ऑल द पॉइंट, केपलर्स लॉ क्या था, ऑल द पॉइंट्स इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट, सारे सॉरी ऑल द प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स, जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं किसमें, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, विद द सन एट ऑफ द लोकल पॉइंट्स, ठीक है। विद द सन एट ऑफ द लोकल पॉइंट्स, एक लोकल पॉइंट पर सारे जो प्लैनेट हैं वो कैसे मूव करते रहते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। सेकेंड लॉ, जो ज्वाइनिंग द प्लैनेट, ये क्या कर रही हैं, जो ज्वाइन कर रही हैं प्लैनेट को, मान लिया ये लाइन है, ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन, ठीक है। एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज, ठीक है। वो क्या होता है, इक्वल एरियाज होता है इन इंटरवल ऑफ अ टाइम, ठीक है। क्या होता है, जो लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, जो लाइन ज्वाइन कर रही है प्लैनेट को, द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज, तो क्या होता है, वो इक्वल एरिया होता है, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो जैसे ये क्या है हमारे पास, ये बीच में क्या है हमारा सन है, मान लिया ये हमारे पास क्या है, हमारा सन है, ठीक है। ये सन है हमारा, ये यहाँ पे, तो ये क्या है, इक्वल टाइम। यहाँ पे क्या है, यहाँ से जाने में कितना लग रहा है उसे, टी टाइम लगता है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में भी उसे टी टाइम लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, इक्वल इंटरनल टाइम में वो क्या करेगा, इक्वल एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक है। ये था सेकेंड लॉ। पहला लॉ क्या था कि सारे प्लैनेट जो है मूव करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में, मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट ऑफ अ लोकल पॉइंट, ठीक है, एक लोकल पॉइंट पर सन के साथ। अब थर्ड लॉ में क्या कहा था उसने कि जो द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड, जो स्क्वायर होता है ऑर्बिटल पीरियड टी, ठीक है, जो स्क्वायर है ऑर्बिटल पीरियड टी, क्योंकि टी क्या मान रखा है हमने यहाँ पे, ऑर्बिटल पीरियड है, टी मान लिया है इसे,
ठीक है। ऑर्बिटल पीरियड टी है of any planet is proportional to the cube of the semi major axis r of the elliptical orbit। जो स्क्वायर है एक इलिप्टिकल एक क्या है जो स्क्वायर है किसका, ऑर्बिटल पीरियड टी, क्या टी का स्क्वायर हो गया, और किसके यहाँ पे ये ना इन्वर्सली का साइन है, सॉरी इन्वर्सली का नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा यहाँ पे, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर के क्यूब। ठीक है, ठीक है, क्या है यहाँ पे आर, क्या है आर क्या है, इसकी रेडियस मान लिया हमने। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक की मान लिया, ये क्या है हमारा बीच में मून है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमने कितनी मान ली, आर मान ली। ठीक है, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल एक्सिस के, तो स्क्वायर किसका हो गया हमारा, टी स्क्वायर का, मतलब क्या, ऑर्बिटल पीरियड का किसी भी प्लैनेट के, किसके प्रोपोर्शनल होता है, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, जो सेमी मेजर एक्सिस है क्यूब की उसके प्रोपोर्शनल होता है ऑफ द इलिप्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो इसे हम क्या लाएंगे, जब यहाँ पे लाएंगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई आर का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा, या टी क्यूब बाई, या क्या कह सकते हैं हम, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट आ जाएगा। देखो ये हमारा सन है, ये सन है हमारा। ठीक है, और ये क्या है हमारा, यहाँ पे एरिया जो होगा इक्वल पीरियड ऑफ टाइम में इक्वल होगा, और क्या कर रहे हैं सारे प्लेनेट कैसे मूव करते हैं, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं, मूव करते हैं, और जो हमने इसमें टाइम वो लिया है, ऑर्बिटल पीरियड लिया है, वो क्या लिया है हमने, टी माना है। ठीक है, तीनों लोग याद कर लेना। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखो the point in a body where its mass is assumed to be a concentrated is called the center of mass। जैसे कि क्या ले लिया हमने, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, इसे क्या कर दिया हमने, हाफ में डिवाइड कर दिया, तो ये इसका सेंटर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, क्योंकि इधर भी इसके क्या है, इतना ही मास है और इधर भी इतना ही मास है, तो ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम क्या कह देंगे कि ये क्या है, सेंटर ऑफ मास है। पॉइंट इन एनी बॉडी एट विच द फोर्स ऑफ ग्रेविटी on the whole of the body can be achieved to act called is a center of a gravity। देखो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ना, इसका मास सेम है, अगर हम देखें तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हमारी क्या आ रही है, यहीं पे आ रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये चीज़ क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें सरफेस पे अर्थ की, नियर इट वेयर द फोर्स ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंट, कि अगर क्या है हमारी ग्रेविटी जो है कांस्टेंट है ना, द सेंटर ऑफ मास आल्सो बिकम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएंगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, नियरली अर्थ पे जो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो क्या होती है, नॉर्मली इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ या इसके आसपास, वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट है, द सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अर्थ के पास में होता है ये। देखो फ्री फॉल क्या होता है, कि कोई भी बॉडी है, हमने कोई भी बॉडी है, हम उसे क्या डाल रहे हैं, ऊपर से डाल रहे हैं ऐसी, मान लिया ऊपर से थ्रो कर रहे हैं, है ना, तो ऊपर से थ्रो कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी, वो फ्री फॉल हो जाएगी। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट हमने ऊपर से ऐसे ही डाल दिया, वो तो क्या है, उसे क्या कहेंगे हम, क्या है, फ्री फॉल है। द मोशन ऑफ ए बॉडी टूवर्ड्स द अर्थ व्हेन नो अदर फोर्स एक्सेप्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि कोई भी जो है उस पर दूसरा फोर्स क्या नहीं करता, एक्ट नहीं करता, क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के सिवा। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलावा उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, एक्ट ऑन इट, तो इसे क्या कहेंगे हम, फ्री फॉल कहेंगे। ठीक है, ऑल फ्री फॉलिंग बॉडीज लाइटर और हैवियर फॉल टूवर्ड्स द अर्थ विद द सेम एक्सेलरेशन, कि क्या हो, कोई भी बॉडी क्या हो, या तो क्या हो बहुत ज़्यादा लाइटर हो या फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो, उसे नीचे आने में क्या लगेगा, सेम टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब उसमें क्या होगा, सेम एक्सेलरेशन होगा, कि क्या हो, चाहे क्या हो, वो हैवियर हो बहुत ज़्यादा या फिर क्या हो, बहुत ज़्यादा लाइटर हो, लेकिन कौन सा फोर्स होना चाहिए, केवल फोर्स ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए। ठीक है, और कोई नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होएगा, तो ही क्या होगा, उनके अंदर क्या होगा, मतलब उनके अंदर क्या होगा, सेम एक्सेलरेशन हो जाएगा, चाहे कोई लाइटर है या क्या हैवियर है। ठीक है, वैक्यूम होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सेप्ट, बाकी कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं करना चाहिए, तो क्या हो जाएगी, सेम एक्सेलरेशन होगा, चाहे क्या हो, कोई बॉडी हैवियर हो या फिर कोई लाइटर हो। ठीक है, तो वो क्या होती है, फ्री फॉल होती है।
देखो जैसे ये क्या गिरा रही है, यहाँ पे कॉइन गिरा रही है ऐसे ऊपर से, ये क्या है यहाँ पे, मतलब कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है खाली, कोई और नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगी, फ्री फॉल हो जाएगा। देखो ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मैसेज, इस मासेज, इसे क्या कहते हैं, हम ग्रेविटेशन कहते हैं, कि दो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस फोर्स के कारण अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट करते हैं वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं, या क्या कह दो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो दो ऑब्जेक्ट ने बताया था पहले भी कि दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो किसके कारण करते हैं, ग्रेविटेशन के कारण करते हैं, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, उसके पास लार्जर एरिया होता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, बहुत दूर से भी अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन क्या होता है, ये वाला जो फोर्स होता है सबसे ज़्यादा वीक होता है, ठीक है, लेकिन इसका एरिया जो होता है ज़्यादा फैला हुआ होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। जितने भी फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं उनमें क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो वीक होता है, लेकिन उसका लार्जर एरिया होता है, ठीक है, एरिया क्या होता है उसका लार्जर होता है। अब देखो ग्रेविटी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्टेड बाय अ यूज सच एज, जैसे कि अर्थ है या मून है, जैसे कि अर्थ है, अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है, तो क्या हो जाएगी, वो ग्रेविटी हो जाएगी, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, अर्थ की ग्रेविटी बोलेंगे, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे गिरा तो अर्थ क्या कर रही है, उसे अट्रैक्ट कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटी कहेंगे, ठीक है। या फिर जैसे कि मून है, मून पे या मून, ठीक है, और द सन ऑन अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट नियर इट्स अर्थ, ठीक है, ऑन अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट नियर इट्स सरफेस इट्स कॉल्ड ग्रेविटी, जैसे कि सन है या मून है, इनके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये क्या लगाएंगे, उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, ग्रेविटेशन एक्सर्ट करेंगे बाय अ यूज सन एज द अर्थ द मून और द सन, ठीक है, तो हम उसे क्या कह देंगे, हम उसे ग्रेविटी बोलेंगे। देखो जैसे कि हमारी अर्थ है, ये भी क्या भी करती है कि कोई ऑब्जेक्ट इस पे गिरता है तो किसके कारण गिरता है, अर्थ की ग्रेविटी के कारण, ठीक है। जो ग्रेविटेशन एग्जर्ट होता है ना किसी के द्वारा, जैसे अर्थ के द्वारा, मून के द्वारा या सन के द्वारा, ठीक है, उन पर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, किसके कारण गिर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण गिर रहा है, लेकिन वहाँ पे जो है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा अर्थ है, मून है या सन है, उन पर कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, ये ग्रेविटी के कारण, अर्थ की ग्रेविटी के कारण, मून की ग्रेविटी के कारण या सन की ग्रेविटी के कारण। अब देखो फ्री फॉल ये तो पढ़ा दिया, ठीक है। वैन एन ऑब्जेक्ट, देखो दोबारा कर लेते हैं, वैन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम एनी हाइट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है गिरता है किसी भी हाइट से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, कि कहाँ वहाँ पर क्या है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हम उसे क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी है ऊपर से गिर रही है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, इन अ फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अ हेवनली बॉडी, कोई भी हेवनली बॉडी है एक, उसे क्या कहेंगे हम, एक्सेलरेशन कहेंगे ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल पुल के कारण हेवनली बॉडी के, तो उसे क्या कहेंगे हम, एक हेवनली बॉडी से, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ दैट हेवनली बॉडी, उस हेवनली बॉडी की ग्रेविटी के कारण क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ये क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। कि क्या है, कोई भी बॉडी गिर रही है, फ्री फॉल गिर रही है, तो उसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, तो उसे ही क्या कहेंगे हम, और क्या गिर रही है, मान लिया अर्थ पे गिर रही है तो हम इसे क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे ड्यू टू ग्रेविटी, किसके कारण, अर्थ के कारण। अब इसे किससे डिनोट करते हैं हम, इट इज़ डिनोटेड बाय अ जी से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। और एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होती है, इसकी यूनिट होती है जी की। देखो अभी आगे बताएंगे, जब फॉर्मूला बनेगा उससे यूनिट भी निकाल लेंगे इसकी, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसा होता है, कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी है ऊपर से गिर रही है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा कुछ ना कुछ, तो जो वो हेवनली बॉडी है ना, उसकी ग्रेविटी के कारण हो रहा है ना एक्सेलरेशन, तो उसे क्या कहेंगे हम, ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बताया था कि ग्रेविटी क्या होता है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ नियर इट्स सरफेस
इट इज़ कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, कि कोई भी क्या है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है एक बॉडी में, अर्थ का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है एक बॉडी में ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, कि कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उसे क्या कर रही है, जो अर्थ है हमारी उसे खींच रही है, क्योंकि अर्थ मतलब कि क्या है, अर्थ की ग्रेविटी के कारण ही तो वो ऑब्जेक्ट खींच रहा है नीचे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, किसके कारण, अर्थ की ग्रेविटी के कारण, क्योंकि अर्थ तो हर ऑब्जेक्ट को खींचती है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट गिरे ऊपर से तो क्या आता है, सीधा धरती के ऊपर आता है, किसके कारण, अर्थ की ग्रेविटी के कारण। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा ना, तो किसके कारण होता है वो एक्सेलरेशन, अर्थ की ग्रेविटी के कारण होता है। अब देखो अगर हम यहाँ पे क्या करें, हमें पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। ठीक है, क्या होता है, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और हम एक्सेलरेशन को देखो, अगर हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम जी लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, हमारा ग्रेविटी के इक्वल। ठीक है, ग्रेविटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे F इक्वल्स टू जी एम एम डी स्क्वायर, हमने पढ़ा यूनिवर्सल लॉ क्या होता है ग्रेविटेशन का, ये होता है F इक्वल्स टू एम में, हमने पढ़ा है यहाँ पे F इक्वल्स टू एम में क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन अगर ग्रेविटी के कारण है तो उसे क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसे क्या लिखते हैं, F इक्वल्स टू एम जी। और हमें पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, F इक्वल्स टू जी एम एम डी स्क्वायर, जहाँ पे एम क्या है, दो ऑब्जेक्ट के मास हैं, और डी क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है बीच की उनकी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखें, इसके इक्वेशन सेकंड और थर्ड से देखें, तो एम जी किसके इक्वल हो जाएगा, हमारी एम जी किसके इक्वल हो जाएगा, जी, एफ की जगह हमने एम जी रख दिया, जी एम एम डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे m से क्या हो जाएगा, हमारा m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, z इक्वल्स टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ पे m जो है क्या है, मास है अर्थ का, d क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, बिटवीन ऑब्जेक्ट और अर्थ की क्या है हमारे पास, देखो देखो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। ठीक है, मास, इसका मास ले लिया हमने, मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास लेंगे हमेशा ग्रेविटी के अंदर, जब हमें ग्रेविटी निकालनी होगी, किसका मास लेते हैं हम, ग्रेविटी, अर्थ का मास लेते हैं। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड ऑन द अर्थ, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, किस पे रखा है, अर्थ पे रखा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी किसके प्रोपोर्शनल होती है, हमारी आर के प्रोपोर्शनल हो जाती है। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किस पे रखा है, हमारी अर्थ के ऊपर रखा है, तो डी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, अर्थ के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो आर को हम, आर और आर क्या होती है, हमारी रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है हमारा, मान लिया अर्थ के ऊपर रखा है, वो तो डिस्टेंस थी ना, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी डिस्टेंस इस यहाँ से तो होगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, कि क्या रखा है, अर्थ के ऊपर रखा है, तो रेडियस हो जाएगी अर्थ की, इसके इक्वल हो जाएगी ना। ठीक है, प्रोपोर्शनल हो जाएगी आर के, तो हम क्या रख देंगे यहाँ पे, डी की जगह पे क्या रख देंगे, आर रख देंगे, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अर्थ इज नॉट अ स्फेयर, इट इज़ अ क्या है, इट इज़ अ फ्लैटेंड एट अ पोल्स। देखो पोल्स पे क्या होती है, अर्थ थोड़ी फ्लैट है, ठीक है, ऐसे करके होती है थोड़ी सी अर्थ। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, यहाँ पे हमने ये मान रखा है, तो हम क्या मान के चलेंगे, देखो यहाँ पे आर पी क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, किस पे, पोल पे, आर पी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द पोल, एंड आर ई, आर क्या हो जाएगा, अगर हम आर की बात करें, आर ई क्या हो जाएगा, रेडियस एट अ इक्वेटर। तो रेडियस दोनों हमने अलग अलग ले लिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या ले ली हमने, आर पी क्या ले ली हमने, रेडियस ऑफ पोल ले ली, और आर ई क्या ले ली, इक्वेटर की ले ली। ठीक है, ये क्या है, हमारी पोल की है, क्योंकि दोनों की अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो आर ई जो होगा हमारा बड़ा होगा आर पी से, क्योंकि क्या होती है, ऐसे होती है ना, इक्वेटर पे ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना, और पोल्स पे क्या हो जाएगी, रेडियस कम हो जाएगी। ठीक है, पोल्स पे क्या हो जाएगी, हमारी रेडियस कम हो जाएगी, और इक्वेटर पे क्या हो जाएगी, रेडियस ज़्यादा हो जाएगी। सॉरी,
इक्वेटर पे क्या हो जाएगी, ये क्या है हमारा, ये क्या होता है हमारा, इक्वेटर होता है। ये वाली जो लाइन है हमारी, ये क्या होती है हमारी, इक्वेटर। तो इक्वेटर की बात करें हम, इक्वेटर ये क्या है हमारा, पोल्स है। तो इक्वेटर पे क्या हो जाती है, रेडियस ज़्यादा हो जाती है, और पोल्स पे क्या हो जाती है, रेडियस कम हो जाती है। मतलब आर पी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा आर ई से। ठीक है, हाँ आर ई देखो दोबारा देखते हैं, ये हमारी इक्वेटर है और ये हमारा पोल है। तो आर ई पे क्या है, ज़्यादा रेडियस है, तो आर ई क्या हो जाएगा हमारा, बड़ा होगा किससे, आर पी से। ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा, आर पी है। तो द वैल्यू ऑफ जी इज़ मोर एट पोल्स। ठीक है, तो जो जी की वैल्यू होगी पोल्स पे ज़्यादा होगी, क्योंकि देखो जितनी क्या हो जाएगी, जितनी रेडियस ज़्यादा होती है, जितनी रेडियस ज़्यादा होती है उतनी क्या हो जाती है, जी की वैल्यू घटती चली जाती है। क्योंकि जितना ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा क्षेत्र दूर होता चला जाएगा, वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे क्या हो जाएगी, ग्रेविटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें पोल्स की, तो पोल्स पे क्या होती है, जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या है, यहाँ पर रेडियस कम है। ठीक है, और जो क्या होती है, जो अगर हम बात करें जो लेस एट इक्वेटर एंड लेस एट इक्वेटर क्या होती है, मोर एट पोल्स। पोल्स पे क्या होती है, जी की वैल्यू 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और जो इक्वेटर पे होती है 9.8 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। ठीक है, तो क्या आया था हमारे पास ये, तो जी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/r के। देखो हमने पीछे पढ़ा था ना, ये पढ़ा था हमने, जी प्रोपोर्शनल टू 1/r, कि अगर हम ये चीज़ क्या ले लें, मैं कॉन्स्टेंट ले लें मैं। ठीक है, जी एम को कॉन्स्टेंट ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये जी के किसके क्या हो जाएगा, ये अगर हम जी को कांस्टेंट ले लें में तो क्या आ जाएगा, जी प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा हमारा, 1/r के आ जाएगा। ठीक है, अगर रेडियस बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगा हमारा, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। तो रेडियस कहाँ पे ज़्यादा हो रही है हमारी, इक्वेटर पे ज़्यादा हो रही है, तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम हो जाएगी। और क्या हो रही है, पोल्स पे क्या हो रही है, आर की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो कितनी होती है हमारी पोल्स पर, जी की वैल्यू 9.9 मीटर पर सेकंड, और जो इक्वेटर पे वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था मास, हाँ, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन की यूनिट भी क्या होती है हमारी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये भी तो एक तरीके का एक्सेलरेशन है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, अगर हम क्या करें, कैलकुलेशन करें ऑफ द वैल्यू ऑफ जी, तो हमें पता है क्या होता है, जी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जी m/r²। जी की वैल्यू क्या होती है हर जगह, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। और m की क्या होती है, मास क्या होता है अर्थ का हमारा, 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। और जो r की वैल्यू होती है, r क्या होता है हमारा, जो रेडियस मान लिया, रेडियस क्या है 6.4 और 10⁻6 मीटर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी, हमारी जी की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगी। जब हम क्या रख देंगे यहाँ पे, इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जी की वैल्यू करेंगे पुट, एम की करेंगे और आर स्क्वायर की करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यह क्या कर देंगे, 6.4 से फिर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और 10⁻⁻ की पावर को सॉल्व कर लेना, यही आएगा। द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड। जो एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी के कारण ऑफ द अर्थ की ग्रेविटी के कारण, डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, वो मास पर डिपेंड नहीं करता, ऑफ द फॉलिंग बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बॉडीज फॉल टूवर्ड्स द अर्थ विद द सेम एक्सेलरेशन, कि जो भी बॉडी क्या होती है, फॉल होती है कोई भी अर्थ पे, वो उसका क्या होता है, सेम एक्सेलरेशन के साथ क्या होती है, वो फॉल होती है। ठीक है, क्योंकि देखो हमने बताया था कि कोई भी बॉडी लाइटर हो या क्या हो, हैवी हो, उसके वो क्या होगा, मतलब उसकी जो गिरेगा वो सेम टाइम के अंदर गिरेगा। ठीक है, ये चीज़ थी, देखो फ्री फॉल में पढ़ा था जब हमने पीछे, कि क्या हो जाएगा कि उस पर एक्सेप्ट ग्रेविटी
एक्सेप्ट मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो क्या गिरती है वो सेम टाइम पे गिरती है, ठीक है, विद द सेम एक्सेलरेशन। ये चीज़ याद करनी है। और देखो अगर हम देखें इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है हमारा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, ये इक्वेशन दी 3, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2as आर ट्रू फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। ये क्या है, ट्रू है जब क्या है अंडर ग्रेविटी, मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का अंडर ग्रेविटी फॉर फ्री फॉल। अगर फ्री फॉल के लिए देखें तो a इक्वल्स टू किसके हो जाता है हमारा, g के हो जाता है, ठीक है, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसे आगे करेंगे हम। वो क्या नहीं कि डिपेंड करती है, देखो फॉलिंग बॉडी है किसी पे, किस पे डिपेंड नहीं करेगी, उस पर मास पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। जो एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी के कारण अर्थ की, देखिए लिख रखा है ना, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी। फॉलिंग बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता, बॉडीज फॉल टूवर्ड्स द अर्थ विद द सेम एक्सेलरेशन। जो बॉडी गिरती है अर्थ की वो उसका क्या होता है, सेम एक्सेलरेशन के साथ क्या होती है, वो नीचे आती है, ठीक है, सेम एक्सेलरेशन। देखो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून, देखो क्या होता है वेट ऑब्जेक्ट का मून की सरफेस पर। देखो हमें पता है कि WM मान के क्या चल रहे हैं हम, मून को मान के चल रहे हैं, ठीक है, मून का क्या वेट मान के चल रहे हैं, WM GMM अपॉन R स्क्वायर RM स्क्वायर, ठीक है। तो M यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मून को, GM मतलब कि क्या, मून का मास, और मून की क्या यहाँ पे रेडियस है, ठीक है, ये क्या कह दो मून की रेडियस है ना, कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून की जो क्या है, वेट जो है ऑब्जेक्ट का मून पर क्या है, WM है, MM क्या है, मास है वो मून का 7.36 मल्टीप्लाई 10⁻²2, और RM क्या है, रेडियस है किसकी, मून की 1.74 मल्टीप्लाई 10⁻6। जी की वैल्यू हमेशा सेम होती है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मून है, कोई भी ऑब्जेक्ट है मून पर उसका वेट WM मान रखा है हमने। मास क्या मान रखा है मून का, MM को मास, MM से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मून का मास। रेडियस क्या मान रखी है मून की, RM मान रखी है, और जी की वैल्यू सेम होती है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, सारी की सारी वैल्यू पुट हो जाएंगी, ठीक है। फिर वेट ऑफ मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ मून और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ की, उसी अगर कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है, उसे बताना है कि उसका जो मतलब कि क्या है, उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पे क्या था और उसका ऑब्जेक्ट पे अर्थ पे उस ऑब्जेक्ट का वेट क्या था। देखो मास तो हमेशा सेम ही रहेगा मून पे भी और ऑब्जेक्ट पे भी, सॉरी, मास क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे भी और मून पे भी क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। लेकिन क्या ग्रेविटी के कारण क्या हो जाएगा, वेट जो है वो घट बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, जब हम इसके अंदर क्या करेंगे, दोनों में जी से जी कैंसिल हो जाएगा, जब इनकी डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, तो जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, जब हम इसे डिवाइड देंगे तो 1/6। तो हम कह सकते हैं वेट ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट ऑन द मून क्या होता है, 1/6 ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट मान लिया हमारी अर्थ पे क्या है 60 kg है, तो अर्थ वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, अगर 6 से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि 1/6 होता है अर्थ मून का वेट अर्थ के अकॉर्डिंग, अर्थ के उसमें। तो क्या हो जाता है, अगर किसी भी चीज़ का वेट मान लिया हमारा जो वेट है यहाँ पे 60 किलो है, ठीक है, 60 kg है, तो मून पर जाके क्या हो जाएगा, हमारा वेट वहाँ पे 10 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो एस्ट्रो मतलब कि क्या होते हैं, एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं मून पे क्या करते हैं, वो दौड़ते रहते हैं, ठीक है, फ्लाई करते हैं, बिकॉज ऑफ मून की जो ग्रेविटी है वो क्या होती है, कम होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है वहाँ पर, कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ पे 60 किलोग्राम है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 किलोग्राम हो जाएगा मून पे जाने पर। देखो हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं वैसे। देखो एक तो ये था, मान लिया हमारे पास, हमें पता है W इक्वल्स टू क्या होता है, हमें mg होता है, ऐसे ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही होता है, उससे ही कर लेना, बस इसे मत करना। देखो डिफरेंस क्या होता है बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ये आता है पेपर में।
एन एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस ऑन अ फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलेरेशन क्या होता है कि कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण। ठीक है, वो क्या होती है, ग्रेविटी होती है कि कोई भी क्या है, हमारा अर्थ ले लिया, अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, तो उसके अंदर जो क्या होगा, एक्सेलेरेशन होगा, उसे क्या कहेंगे वो एक्सेलेरेशन कहेंगे, किसके कारण, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। जब फ्री फॉल बॉडी है, एक एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है जब कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट है अर्थ पर गिरेगा तो उसके अंदर क्या होगा, एक्सेलेरेशन होगा, तो उसे क्या कहेंगे, हमें एक्सेलेरेशन हो रहा है, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। अब देखो, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट है कोई भी, उनके बीच जो वो फोर्स काम कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वो दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के पास, तो वो क्या होता है, हमारा ग्रेविटेशनल होता है, जो क्या रहता है, हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जी क्या कहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। वैल्यू ऑफ जी नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के पास जो है वैल्यू क्या होती है, जी की 9.8 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है प्लेस टू प्लेस। मून पे सॉरी क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू मून पे, हाँ मून पे कुछ और होएगी, अर्थ के पोल पे कुछ और हो जाती है, इक्वेटर पे कोई और जाती है, और जो वैल्यू है जी की ग्रेविटेशन की वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसीलिए क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, हमेशा सेम रहती है। डिपेंड्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, किस पर डिपेंड करती है कि जो डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है, उस पर क्या करती है, ग्रेविटी डिपेंड करती है। कि कोई भी क्या है, जैसे इक्वेटर पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, अगर हम ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। जितना हम अर्थ के नीचे जाएंगे ग्रेविटी कम होती चली जाएगी, जितना अर्थ के पास जाते रहेंगे उतनी ही क्या हो जाएगी, ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी। ये भी होता है, हाँ, और मास की और बात होती है, ठीक है, कि क्या है, डिपेंड्स ऑन अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, किस पर डिपेंड करती है, मासेस पर डिपेंड करती है। ठीक है, हमारे पास क्या है कि कोई भी मतलब कि अगर हमारे पास अर्थ है, मून क्या कर रहा है, उसके चारों ओर घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, क्योंकि क्या है, अर्थ का जो मास है वो क्या है, ज़्यादा है, किससे, मून से ज़्यादा है। इसलिए क्या होती है कि वो क्या करता है, मून चक्कर लगाता रहता है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। अब देखो, जैसे क्या है, ग्रेविटी इस पे डिपेंड करती है। अब जैसे कोई भी अर्थ है, एक स्टोन है यहाँ पे, स्टोन गिरेगा तो अर्थ पे ही गिरेगा, ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो क्या होती है, जो अर्थ होती है, जैसे कि स्टोन गिरा अर्थ पे तो फोर्स के कारण तो कर रहे हैं ना, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। अगर हम थर्ड लॉ देखें, थर्ड लॉ, तो जितना फोर्स कोई भी बॉडी लगाती है, न्यूटन का थर्ड लॉ भी क्या है, ग्रेविटेशनल लॉ है, ठीक है, हाँ, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। देखो क्या काम करता है, जितना मतलब कि क्या कर रहे हैं भाई, फोर्स लग रहा है, ये गिर रहा है स्टोन, फोर्स की वजह से लग रहा है, तो ये जो अर्थ है ये भी तो उतना ही मतलब फोर्स क्या लगाएगी, वापस लगाएगी, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। लेकिन क्या होता है कि ये स्टोन के ऊपर क्यों धरती नहीं डल जाती है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि क्या है, हमारा अर्थ का मास ज़्यादा है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और जो एसआई यूनिट होती है इसकी क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, ठीक है। इसमें कोई चक्कर नहीं होता कि कितनी डिस्टेंस है कितनी नहीं है, ये क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ये हमेशा सेम रहता है। देखो, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट, जो वैल्यू होती है एक्सेलरेशन की ड्यू टू ग्रेविटी के कारण सरफेस पे अर्थ की, देखो क्या क्या होती है, कांस्टेंट होती है ड्यू टू ग्रेविटी on the earth surface of the on the surface of earth constant. Value of acceleration due to gravity on the earth surface of earth constant, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, z इक्वल्स टू जी एम ई, कि अर्थ की बात हो रही है ना, यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं हम, जी एम ई इसे लिख सकते हैं, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ इज मैक्सिमम एट द पोल्स, पोल्स में क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्योंकि रेडियस क्या होती है यहाँ पे, कम होती है, एंड मिनिमम कहाँ होती है, इक्वेटर पे होती है, क्योंकि रेडियस क्या होती है, इक्वेटर पे ज़्यादा चली जाती है।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, जैसे जैसे एल्टीट्यूड क्या होगा, देखो अगर क्या होगा हम ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी, नीचे जाएंगे तो भी डिक्रीज हो जाएगी, जितना हम अर्थ के पास जाते चले जाएंगे उतना क्या ग्रेविटी ज़्यादा होती चली जाती है, क्योंकि अर्थ से दूर जा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज एज वी गो डाउन बिलो द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ, तो डिक्रीज होती चली जाती है। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर हम देखें अर्थ के एंटर पे क्या हो जाती है, सॉरी अर्थ के सेंटर पे क्या होती है, वो वैल्यू जो होती है वो जी की क्या हो जाती है, हमेशा ज़ीरो हो जाती है। ये बात याद रखनी है, अर्थ के सेंटर पे। ज़्यादा डिटेल में ही पढ़ेंगे हम इसमें, 11th क्लास के अंदर होता है, ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए बॉडी अंडर ग्रेविटी, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है फॉर ए बॉडी अंडर ग्रेविटी, द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस टेकन बी कांस्टेंट, जो एक्सेलेरेशन होता है ग्रेविटी के कारण अर्थ के आसपास, वो क्या होता है, हम उसे क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं। जो मोशन होता है बॉडी का अंडर ग्रेविटी नियर द सरफेस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन, कि जो मोशन होता है अंडर ग्रेविटी अर्थ की सरफेस पर क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन होता है। जैसे कि कोई भी क्या है ऑब्जेक्ट है, कोई भी मोशन कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली आएगा ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन होगा। और जो एक्सेलेरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण नियर द अर्थ सरफेस, उसे क्या लेते हैं हम, कांस्टेंट लेते हैं। ठीक, अब एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन ऑफ मोशन फॉर ए फ्री फॉलिंग बॉडी, की फॉलिंग बॉडी के लिए एक्सेलेरेशन क्या है हमारा, ए है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी के कारण वो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा हमारा, जी हो जाएगा। मान लीजिए ये बॉडी है हमारी, ये नीचे से ऊपर से गिरा रहे हैं हम नीचे को, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी इसकी अगर हम क्या लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या है, मान लिया ए था, तो एक्सेलरेशन हम क्या मान के चलते थे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था हमारा, एस होता था, तो उसे क्या मान लेंगे हम, उसे हाइट मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे हम, इसे हाइट मान लेंगे, जो डिस्टेंस होता था, या फिर क्या ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो, तो उसे क्या मान लेंगे, हाइट मान लेंगे। और जो एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे गिर रही है एक्सेलरेशन की वजह से, उसे क्या मान लेंगे हम, ग्रेविटी मान लेंगे, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, ग्रेविटी हो जाएगी, ठीक है। तो फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, इक्वल्स किसके हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है, मान लो कोई सी भी ऑब्जेक्ट के साथ एज डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो क्या हो जाएगी, जो हाइट हो जाएगी, जो हम डिस्टेंस कह रहे थे उसे क्या मान लेंगे हम, हाइट मान लेंगे, ठीक है। तो देखो u प्लस ए टी, वी क्या हो जाएगा, वी क्या हो जाएगी हमारी फाइनल वेलोसिटी, और u क्या हो जाएगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ज़ीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, चेंजेस टू u की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन बताया था, क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, तो क्या बनेगा, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ही जगह पे जी आ जाएगा, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू जी, और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे हम, हाइट टू जी एच, ठीक है। अब देखो ये तो था कि अगर किसी बॉडी को हम ऊपर से नीचे डाल रहे हैं, देखो टाइम क्या होता है, ऊपर जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा किसी भी चीज़ को, उतना ही नीचे आने में लगेगा। टाइम क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, ऐसा नहीं कि नीचे आने में क्या लगता है, कम टाइम लगता है, ऊपर जाने में ज़्यादा लगता है, नहीं, टाइम हमेशा सेम रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी भी बॉडी को क्या करें, ऊपर फॉल कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर फॉल, ठीक है, ऊपर की तरफ फॉल कर रहे हैं, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, ये तो ग्रेविटी है ना, जो मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन तो क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में है ना एक्सेलरेशन तो, लेकिन क्या हो रही है, मोशन क्या करा रहे हैं, मुझे ऊपर की साइड करा रहे हैं, तो ग्रेविटी के अपोजिट साइड में करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या ले लेंगे, फिर माइनस ले लेंगे, क्योंकि क्या है, जो एक्सेलरेशन है, या ठीक है एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या है, अपोजिट हो रहा है, ठीक है, किसके, ग्रेविटी के, ठीक है, अपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u माइनस का जी टी हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, अगले वाले में क्या हो जाएगा, ये भी उल्टा हो रहा है, h इक्वल्स टू यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाएगी, जब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर फोल्ड कर रहे हैं, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का माइनस टू जी एच हो जाएगा, ठीक है, ये बनेगा तीनों, ठीक है, माइनस हो जाएगा। जब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो टाइम तो सेम होता है, जितना टाइम किसी भी बॉडी को नीचे आने में लगेगा उतना ही उसे टाइम क्या लगेगा, ऊपर जाने में लगेगा। लेकिन क्या हो जाएगा, जब हम किसी भी बॉडी को ऊपर की ओर
ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती चली जाती है और जब फाइनल क्या हो जाती है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। और जब हम ऊपर क्या करेंगे, ऊपर थ्रो करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, लेकिन जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर थ्रो करेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। और जब ऊपर की ओर थ्रो करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जाने के बाद वो क्या आएगी, नीचे आएगी, तो एक पॉइंट पर तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी ना। और जब हम क्या हो जाएंगे, किसी भी चीज़ को ऊपर से फेंकेंगे तो हम रेस्ट से फेंकते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो क्या हो जाएगी वहाँ पे, वो ज़ीरो हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ होप यू लाइक इट। प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।